Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Assalamu alaikum friends and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898, हमारा टॉपिक, हमारा क्वेश्चन डबल जेपर्डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, LLB के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड प्रोसिक्यूशन के जितने भी एग्जाम होते हैं ADPP, DDPP के, और जितने भी लीगल कंसर्न एग्जाम्स हैं जहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर पुलिस इन क्रिमिनल इन्वॉल्व होता है या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डबल जेपर्डी है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है, जुडिशियल एग्जाम के अंदर भी आता है और LLB के एग्जाम के अंदर तो ये हर साल ही, अगर एक साल नहीं आएगा तो अगले साल 110% ये क्वेश्चन आता है। तो इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी है क्या, ये डील कैसे करता है, अप्लाई कैसे होगा, ये अप्लाई कैसे होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ। कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने हैं। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, जितनी पॉसिबल आपके लिए हो सके, कम से कम जितनी आप कर सके। थर्ड स्टेप ऑफ माई फी, मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भूलें ताकि मेरे फर्दर इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एसेस में रहे और आपको बर वक्त उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स। मैं अपने लेक्चर्स के नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी डाउनलोडिंग बिल्कुल फ्री है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और उनको शेयर भी कर सकते हैं। डबल जेपर्डी, डबल जेपर्डी है क्या? किसी एक जुर्म में, किसी एक ऑफेंस में, किसी एक क्राइम में किसी एक मुल्ज़म को एक से ज़ायद जगहों के ऊपर ट्रायल करना या उसको सज़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स ने यहाँ लाहौर में एक मर्डर किया। अब जिसका मर्डर किया था वो शख्स या उसके जो उसके मदयान है, जो उसके घर वाले हैं, वो रहते हैं सहीवाल में या ओकाड़ा में। तो यहाँ पर भी सेशन कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और जहाँ पर उसके वारसान रहते हैं उन्होंने वहाँ पर भी उसका मुकदमा दर्ज कर दिया। बेसिकली डबल जेपर्डी का जो पर्पस है वो है मेला फाइडी से बचाना, बदनीति से बचाना। किसी शख्स को एक जुर्म के अंदर डबल सजा से 2 दफ़ा जेपर्डी करने से, 2 दफ़ा उसको सजा दिलवाने से बचाना। तो लॉ ये कहता है कि जहां पर एक बार अगर किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है, उसको किसी एक ही कोर्ट में इंस्टीट्यूट करवाया जा सकता है, बशर्ते कि कोर्ट कंपिटेंट हो, कंपिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती हो, कोर्ट के पास दायरा इख्तियार हो, दायरा समाअत हो, कोर्ट के पास इख्तियार समाअत हो उस केस को सुनने का, उसकी हेयरिंग करने का। अगर कोर्ट कंपिटेंट भी है, उसके पास दायरा इख्तियार भी है, उसके पास इख्तियार समाअत भी है, इसके बावजूद आप किसी दूसरी कोर्ट में जाओगे जो मदयान है, जो उस विक्टिम के घर वाले हैं, तो वहां पर डबल जेपर्डी अप्लाई हो जाएगा। तो डबल जेपर्डी का जो पर्पस है वो किसी शख्स को 2 बार सजा से या 2 बार ट्रायल से बचाना है कि एक जुर्म की एक बार ही सजा दी जा सकती है। अब यहां पर 3 बेसिक चीजें हैं। एक चीज तो ये बता दी कि किसी एक जुर्म के अंदर एक बार ही सजा होती है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज 2019 है, 2019 चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक जुर्म 2005 के अंदर जुर्म नहीं था या 2010 में वो जुर्म नहीं था। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शख्स शराब सेल करता है, शराब बेचता है। 2010 में, फॉर एग्जांपल 2010 में शराब बेचना जुर्म नहीं था, तो वो 2010 के अंदर शराब बेच रहा है। 2012 या 15 में ये कानून बन गया कि अब शराब बेचना ममनू है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है, तो अब शराब नहीं बेच सकते। तो 2015 में या 12 में अगर वो शराब बेचनी बंद कर देता है तो उसको इसलिए सजा नहीं दी जाएगी, ये 2010 के अंदर तो सेल करता था, तो लिहाजा जुर्म तो ये 2010 में करता था। अब चूंकि जुर्म की बकायदा इन्फोर्सिबिलिटी हो चुकी है, इसकी इंटरप्रेट इसको कर दिया गया, इसको स्टैट्यूज के अंदर डिफाइन कर दिया गया, तो लिहाजा अब इसको उस जुर्म की सजा दी जाएगी। तो ऐसा लॉ जो बाद में बनता है, उससे पहले वो जुर्म नहीं था, वो कोई गैर कानूनी अमल नहीं था। तो जब उस कानून के बनने से पहले अगर कोई शख्स कोई काम कर रहा है, कोई शख्स वो इलीगल काम जो है वो कमिट कर रहा है या उसको जो उसको अंजाम दे रहा है, तो जब वो ममनू हो गया, अगर उसके बाद करेगा तो फिर उसको सजा दी जाएगी। अगर उससे पहले उसने जो काम किए, जो उसने इलीगल एक्ट किए, जब वो जुर्म नहीं था, जब कानून नहीं बना हुआ था, तो उसके पुराने किए के जो जुराइम है, जो काम है, उनको जुर्म की नजर में नहीं देखा जाएगा कि ये नहीं कहा जाएगा कि ये जुराइम है, इसने पहले तो ये करता रहा था लिहाजा अब इसको सजा दे दे। तो ये भी एक टर्म है, ये भी एक शक्ल है डबल जेपर्डी की सेकंड टाइम की। एक और चीज, फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसने मर्डर किया, उसने हर्ट पहुंचाई,
उसके ऊपर 337 भी लग गया, उसके ऊपर 302 भी लग गया, और जिस शख्स को उसने मर्डर किया उससे उसने कुछ चोरी भी सामान किया। तो यहां पर लॉ कहता है कि जब एक ही शख्स इन्वॉल्व है किसी एक केस में, तो उन तीनों जुराइम का जो चार्ज है वो एक ही बना दिया जाए। कंबाइंड ऑफ चार्ज या कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज के ऊपर भी अलग से मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसके अंदर मजीद आपकी क्लैरिटी मिल सकेगी आपको कि एक ही जुर्म शख्स को, जब एक इस जुर्म में एक शख्स इन्वॉल्व है या एक से ज्यादा इन्वॉल्व है, तो वहां पर एक से ज्यादा अगर चार्जेस है, एक से ज्यादा अगर वहां पर जुराइम है, तो उनको कैसे मर्ज किया जा सकता है। बट यहां पर थोड़ी सी इम्बिग्विटीज है कि अगर एक शख्स ने एक से ज्यादा जुर्म किए हैं, अगर वो जुर्म किसी एक शख्स के साथ ही किया है, सीरीज ऑफ क्राइम वो एक शख्स के साथ ही है, तो उन तमाम जुराइम की जो चार्ज है वो उस शख्स के ऊपर एक बार ही लगेगी। ये नहीं कि आप लाहौर के अंदर कत्ल का मुकदमा करवा लें, आप साहिवाल के अंदर हर्ट का मुकदमा करवा दें, आप ओकाड़ा के अंदर थेफ्ट का मुकदमा करवा दें। अगर सीरीज ऑफ क्राइम एक है, पर्सन भी एक है, जो विक्टिम है वो भी एक है, तो इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है, सीरीज ऑफ क्राइम है वो सेम है, उसी के साथ उसने हर्ट किया, उसी के साथ उसने कत्ल किया, उसी के साथ उसने थेफ्ट किया, तो सीरीज ऑफ क्राइम और पर्सन, विक्टिम और जो अक्यूज है दोनों सेम है, तो चार्ज एक ही बनेगा। हाँ, अगर विक्टिम चेंज है, अगर विक्टिम एक से ज्यादा है, तो देन उनकी अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स है कि वो उस चार्ज को मर्ज करवाना चाहते हैं या अलग से एक नया चार्ज इनिशिएट करवाना चाहते हैं। प्रीफेस हो गया। रिलाय प्रोविजन जो इसका है 403 सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। क्रॉस रेफरेंस इसका सीपीसी के अंदर सेक्शन 11 में है, रेस्ट जुडिकाटा, जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 26 के अंदर है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 13 के अंदर इसका क्रॉस रेफरेंस है। यानी कि ये क्रॉस रेफरेंस से मुराद ये वहां पर भी डील करता है। जो जनरल क्लॉजेज एक्ट 26 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 13 है, और सीपीसी सेक्शन 11 है, ये और डबल जेपर्डी ये सेम प्रिंसिपल के थ्रू डेवलप हुए। डबल जेपर्डी क्रिमिनल केसेस के अंदर डील करेगा, और सेक्शन 11 सीपीसी जो है ये सिविल केसेस के अंदर डील करेगा, और जो जनरल क्लॉजेज एक्ट है ये जनरल क्रिमिनल और सिविल के अलावा बाकी जितने भी लॉज है उन सब के ऊपर ये अप्लाई होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है इस टर्म की डबल जेपर्डी की? द फैक्ट बीइंग प्रोसिक्यूट और सेंटेंस ट्विस्ट फॉर सब्सटेंशियली द सेम ऑफेंस, एक ही जुर्म के अंदर अगर एक बार सजा दे दी या उसको इक्वेट कर दिया, बरी कर दिया, दोबारा से उसके ऊपर सेम कोर्ट के अंदर केस नहीं चलाया जा सकता। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो शख्स है, ए ने बी का कत्ल किया, बी के जो घर वाले सी और डी, इन्होंने लाहौर के अंदर लाहौर सेशन कोर्ट में ए के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट कर दी, ट्रायल उसका शुरू हुआ। अब ए को कोर्ट ने बरी कर दिया, सी और डी इस बात से सेटिस्फाई नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ए को पकड़ा और जाके ओकाड़ा के अंदर नया केस फाइल कर दिया कि जी ए ने हमारे भाई, हमारे कजन, हमारे रिलेटिव्स बी का मर्डर किया था। अब लॉ ये कहता है कि जब एक कंपिटेंट फोरम, एक कंपिटेंट कोर्ट, कंपिटेंट जुरिसडिक्शन कोर्ट, जिसकी कंपिटेंट जुरिसडिक्शन भी हो, जो कंपिटेंट भी हो, जो केस को सुनने की अहलियत और समाअत और ताकत भी रखती हो, अगर वो किसी केस का फैसला करती है तो उसके बाद उस केस को सेम कोर्ट के अंदर फाइल नहीं किया जा सकता। सेम कोर्ट के अंदर फाइल करना डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप उस केस में अपील में चले जाएं, रिवीजन में चले जाएं, सेम कोर्ट में आप रिव्यू की हद तक तो जा सकते हैं। कि रिव्यू की हद तक यह है कि कोई एक ऐसा फैक्ट जो या तो मिस हो गया, या कोर्ट ने देखा नहीं, या वो नजरअंदाज कर गई, या गलती से कोर्ट से रह गया, उसको देखना किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को, तो ऐसी सूरत में सिर्फ उस स्पेसिफिक फैक्ट की हद तक आप रिव्यू में जा सकते हो। ओवरऑल केस को रीट्रायल नहीं करवा सकते, चाहे उसी कोर्ट में या उसके अलावा उस जैसी उस स्टैंडर्ड के किसी और कोर्ट में। लाइक सेशन कोर्ट में अगर केस चला है तो दोबारा से आप सेशन कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, आप उससे सुपीरियर फोरम पर जाएंगे। सुपीरियर फोरम पर जाने पर डबल जेपर्डी अप्लाई नहीं होगा। सेम कोर्ट के अंदर सेम लेवल के ऊपर अगर आप केस फाइल करते हो दोबारा से किसी भी और कोर्ट में, विद इन सिटी या विदाउट सिटी, एक ही शहर में या उस शहर से बाहर किसी और शहर में, तो फिर डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। हाँ, अगर कोर्ट कंपिटेंट नहीं है, अगर वहां पर कोई इरेगुलरिटीज जो है इन्फोर्स हुई है, अगर वहां पर कोई इरेगुलरिटीज जो है वो के साथ डील किया गया है, कोई इलीगल काम वहां पर किया गया है, प्रॉपर वे के साथ नहीं चला गया, इनकम्पिटेंट है कोर्ट, या उसकी जुरिसडिक्शन ही नहीं बनती थी, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही कोर्ट की नहीं थी, तो ऐसी सूरत में जहां पर कोई इरेगुलरिटीज आ गई, कोई इलीगल एक्ट आ गए वहां पर, तो फिर रीट्रायल हो सकता है। बट अगर कोर्ट कंपिटेंट है तो देन रीट्रायल नहीं हो सकता, ना ही उस कोर्ट में, ना ही उस जैसी किसी और दूसरे शहर के कोर्ट के अंदर। हाँ, आप सुपीरियर फोरम के ऊपर जा सकते हैं। जनरल रूल क्या है डबल जेपर्डी का? एनी पर्सन वंस कन्विक्ट और इक्वेटेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस, द जजमेंट मस्ट बी गिवन बाय द कंपिटेंट कोर्ट ऑन द सेम फैक्ट, रीट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड। अगर एक दफा किसी कोर्ट से कोई मुलजिम, कोई शख्स सजा उसको मिल जाती है या उसको बरी कर दिया जाता है, तो फिर सेम फैक्ट के ऊपर, उसी फैक्ट के ऊपर ना तो रीट्रायल किया जा सकता है, ना ही दोबारा से केस को सुना जा सकता है, और ना ही उसको दोबारा से
कि अगर उसको इक्विट कर दिया तो उसको दोबारा से बुलवा के सेम ट्रायल करके सजा दे दे, अगर उसको सजा दे दी तो दोबारा से बुलवा के उसको माफ कर दे, तो सेम कोर्ट के पास फिर इख्तियार नहीं रहता कि दोबारा से उस केस का ट्रायल करे, दोबारा से उस केस का ट्रायल करे। इसेंशियल ऑफ सेक्शन 403, इसके जो बेसिक इसेंशियल्स हैं, फर्स्ट कन्विक्शन और इक्विटेड मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस, या कन्विक्शन हो गई हो या उसको बरी कर दिया गया हो, या सजा दे दी गई हो या इक्विट कर दिया गया हो, बरी कर दिया गया हो। जजमेंट वाज गिवन बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, जो जजमेंट है वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से अवार्ड की गई हो, कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से दी गई हो। फॉर एग्जांपल, अब कत्ल के केस की जो हियरिंग है वो कर ही सेशन जज सकता है, अब उस केस को सुन ले मजिस्ट्रेट, तो दैट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटेंट ही नहीं है। अगर एक क्रिमिनल केस है उसकी जुरिस्डिक्शन ही मजिस्ट्रेट के पास बनती है और उसको सुन ले सिविल कोर्ट, तो ये भी कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं रही। तो लिहाजा ऐसी कोर्ट जिसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, जिसके पास दायरा इख्तियार समाअत ही नहीं था, वो उस केस को सुन ले तो देन वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तब दोबारा से केस फाइल किया जा सकता है। जजमेंट स्टिल इन फोर्स, जो जजमेंट है वो फोर्स हो जाए, इनफोर्स हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, या मुलजिम को बरी कर दिया जाए या उसको सजा दे दी जाए। रिट्रायल कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द सेम फैक्ट ऑन द सेम ऑफेंस, सेम ऑफेंस के ऊपर, सेम फैक्ट के ऊपर रिट्रायल नहीं हो सकता। बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी, इसका इस डॉक्ट्राइन का बेसिक क्या है, बुनियाद क्या है इसकी? इट इज बेस्ड ऑन द लैटिनी मैक्सियम नेमो डेप्ट बाइस पुनेरी प्रो यूनो डेलिक्टो, ये इसका बेसिक लैटिनी मैक्सियम है। नो वन ऑट टू बी पुनिश्ड ट्विस फॉर अ सेम ऑफेंस, किसी भी शख्स को एक ही जुर्म में दो बार सजा या दो बार ट्रायल नहीं किया जा सकता। नो वन शैल बी प्लेस्ड इन पेरियल जेपर्डी ऑफ लीगल पेनल्टीज मोर देन वंस अपॉन द सेम एक्यूजेशन के ऊपर, सेम जुर्म के ऊपर किसी भी शख्स को दूसरी बार रिट्रायल नहीं किया जा सकता, सजा नहीं दी जा सकती, उसको कोर्ट में नहीं बुलवाया जा सकता। कॉमन लॉ प्रिंसिपल, इसके जो कॉमन लॉज प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं? कॉमन लॉज प्रिंसिपल, जो इसके कॉमन लॉज प्रिंसिपल है, प्ली ऑफ एक्चुअली फोइज इक्विटी फॉर्मल इक्विटेड, प्ली ऑफ एक्चुअली फोइज कन्विक्टेड फॉर्मली कन्विक्टेड, ये इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये भी लैटिनी टर्म मैक्सियम से मैंने उठाकर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। और आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान भी बेसिकली इसके साथ, इस प्रिंसिपल के साथ डील करता है। इसेंशियल ऑफ सेक्शन 403, व्हेन प्ली कैन बी रेज्ड, कब प्ली रेज की जाएगी? फर्स्ट, एनी पर्सन, कोई भी शख्स प्ली रेज कर सकता है। इन पर्सन, अगर एक शख्स उसको कोर्ट में बुलवाया गया, वो खुद भी कर सकता है, उसका वकील भी कर सकता है, या उसकी बिहाफ के ऊपर या उसकी बिहाफ के बगैर भी कोई पुलिस ऑफिसर, कोई और इंस्टीट्यूट, कोई और अदारा या कोई और शख्स वो बोले कि नहीं जज साहब, माय लॉर्ड, इस केस का ऑलरेडी फैसला हो चुका है, इस केस को ऑलरेडी सुना जा चुका है फलां कोर्ट में फलां जगह के ऊपर, तो कोई भी शख्स इस प्ली को रेज कर सकता है। इन पर्सन, वो शख्स जिसके ऊपर इल्जाम लगा है वो खुद भी, उसका वकील या कोई भी और शख्स भी इसको रेज कर सकता है। तो इसके लिए कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि सिर्फ वही शख्स करेगा, हो सकता है वो भूल जाए, हो सकता है उसको ऐसी बीमारी हो सकता है उसको याद ना हो सकता है वो बताना ना चाहे। तो लिहाजा क्योंकि लॉ का मकसद ये नहीं कि अगर आपको लॉ का पता है तो आपको इसका रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। हो सकता है उस शख्स को पता ही ना हो डबल जेपर्डी का, वो कहेगा जी कोर्ट ने बुलवाया तो मुझे पेश होना पड़ेगा, कोर्ट ने बुलवाया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो लॉ का ये मकसद नहीं कि अगर आपको पता है तो आपको इंसाफ मिलेगा, चाहे आपको पता है या नहीं। लॉ का काम है किसी ना किसी तरीके से, किसी बाहर के सोर्स से, अंदर के सोर्स से इस बात को तयन करके, इस बात को तय करके कि आया ये वाकई ही लीगल है या इलीगल है, तो देन उसको आगे फर्दर डिफाइन करे, लोगों को इंसाफ फराहम करे। सेकंड, इसका एसेंशियल ट्राइड, जो ट्राइड है मस्ट बी प्रीवियस टू बार सब्सिक्वेंट ट्रायल, अगर पहले उसका ट्रायल हो चुका है तो जो सब्सिक्वेंट ट्रायल है, आने वाला ट्रायल है, वो बार्ड है, वो ममनू है, वो इलीगल है, वो नहीं हो सकता। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी फुल प्रोविजन ट्रायल, ग्रॉस इलीगली और इरेगुलरिटीज विल नॉट बात, अगर कोई इलीगल काम हुआ है या इरेगुलरिटीज हुई है, कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है या कोई भी और वजह बनी, तो फिर ये बार्ड नहीं है। ट्रायल वी आर कंडक्ट विदाउट द कंप्लेंट इज वाइड अब इश्यू, ट्रायल विद कंडक्टेड विदाउट कंप्लेंट इज वाइड अब इश्यू, जहां पर ट्रायल हुआ है वो कंप्लेंट के बगैर है, ये वाइड अब इश्यू है, सिरे से ही वाइड है। इक्विटल और कन्विक्शन, सजा या जजा, द सेक्शन बार अ ट्रायल वेयर अक्यूज इज एदर इक्विटेड और कन्विक्टेड इन फर्स्ट ट्रायल, विथड्रॉ ऑफ रिमेनिंग चार्जेस अंडर सेक्शन 220, अंडर सेक्शन 240 अपॉन कन्विक्शन ऑफ सेवरल चार्जेस अमाउंटिंग टू इक्विटल और कन्विक्शन। सीआरपीसी सेक्शन 240 विथड्रॉ रिमेनिंग चार्ज अपॉन कन्विक्शन ऑफ सेवरल चार्ज अमाउंटिंग टू इक्विटल, अगर किसी एक चार्ज के अंदर उस शख्स को सजा हो गई और बाकी चार्ज जो विक्टिम पार्टी है वो विथड्रॉ कर लेती है, वापस ले लेती है, तो ये भी दोबारा से इनका रीट्रायल नहीं करवाया जा सकता, जिसको एक दफा विथड्रॉ कर लिया जाए, तो यहां पर भी बार है। सेकंड बार 403 के तहत 249 सीआरपीसी के अंदर जो बार है, अगर अपीलेंट कोर्ट ऑन ग्रांट ऑफ इलीगल एंड इरेगुलर प्रोसीडिंग ऑफ लोअर कोर्ट, अगर अपीलेंट कोर्ट किसी को रिलीज करती है, इक्विट करती है, छोड़ देती है, बरी कर देती है
किसी लोअर कोर्ट की इलीगल वर्क की वजह से या इरेगुलरिटीज की, रेगुलर प्रोसीडिंग की वजह से या इलीगल प्रोसीडिंग की वजह से, तो उसके ऊपर भी लोअर कोर्ट में दोबारा से केस फाइल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुपीरियर फॉरम के ऊपर आकर रिलीज हुआ है। तो आप उससे मजीद सुपीरियर फॉरम के ऊपर जाकर आप केस कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने बार किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, अगर हाई कोर्ट ने रिलीज किया तो आप सुप्रीम कोर्ट में करेंगे, बट लोअर कोर्ट के अंदर उस फैसले के अगेंस्ट आप नहीं आ सकते, ये भी बार्ड है। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, competent of court is extremely significant. The forum whole basis of section 430 word jurisdiction not only refer to character or statute of tribunal but also territorial local jurisdiction and laid down section 177 184 188 जो jurisdiction है ये territorial jurisdiction भी डील करती है, उसकी इख्तियार समाज से भी और इलाकाई इख्तियार से भी। क्या आया उसका इलाकाई इख्तियार बनता है कोर्ट का। लाहौर की कोर्ट है तो वो ओकाड़े के केसेस नहीं सुन सकती, शेखुपुरे के केसेस नहीं सुन सकती, वो सिर्फ लाहौर का जो इसका इख्तियार है, दायरा इख्तियार है, उसी की हद तक वो केसेस को डील कर सकती है। फॉर द सेम ऑफेंस, द वर्ड सेम ऑफेंस मीन द सेम एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल अंडर द सेम प्रोविजन ऑफ लॉ, द डिनोट ऑफ सम ट्रांजैक्शन एंड द सेक्शन प्रोवाइड दैट ऑन द बेसिस ऑफ सेम चार्ज क्रिमिनल पर्सन कैन नॉट बी वेस्ट टाइम। सेम ऑफेंस मतलब एक ही जुर्म। अब एक जुर्म से मुराद ये नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल ए एक शख्स है, इसने बी का भी मर्डर किया, सी का भी किया, डी का भी किया। अब तीन मुख्तलिफ जगह के ऊपर तीन मुख्तलिफ इसने मर्डर किए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम ऑफेंस ही, अब तीनों ऑफेंस सेम है तो लिहाजा इसके ऊपर एक ही चार्ज चलेगा। नो, इसके ऊपर अलग अलग चार्ज बनेंगे। सेम ऑफेंस जैसे कि मैंने आपको अपने लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि अक्यूज भी एक हो, विक्टिम भी एक हो, जो उनके दरमियान में सीरीज ऑफ क्राइम कमिट हुई है। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को मर्डर भी किया, पहले इसको मारा भी, इससे चोरी भी की, इससे एक्सटॉर्ट भी किया, एक्सटॉर्शन भी की इससे, तो सीरीज ऑफ क्राइम दोनों के दरमियान में मुश्तरका है। तो जो इनके दरमियान में सीरीज ऑफ क्राइम है, सिर्फ इसकी हद तक चार्ज एक बनेगा, इसकी हद तक ट्रायल एक होगा। अगर इसके ए के अलावा बी के अलावा और भी लोगों के साथ इसके पंगे थे, या इतना शरीफ नहीं था, मतलब इसने डी के साथ भी किया, ई के साथ भी किया, तो डी और ई की हद तक जो चार्ज है वो अलग होंगे, उनका ट्रायल हो सकता है। तो वो सेम ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते। सेम ऑफेंस की डेफिनेशन से मतलब है कि एक ही शख्स का किसी एक ही शख्स के साथ कोई ऐसा पंगा हुआ हो, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा तकरार हुई हो और उनके दरमियान में सीरीज ऑफ क्राइम भी सेम हो, डिफरेंट ना हो, डिफरेंट मौकों के ऊपर ना हो, डिफरेंट जगह के ऊपर ना हो। अगर जगह भी डिफरेंट है तब भी चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। फर्ज माल ए ने बी को धमकाया लाहौर में, तो बी लाहौर में भी उसकी एफआईआर करवा सकता है। ए ने बी के साथ चोरी साहिवाल में की तो साहिवाल में भी उसकी एफआईआर करवा सकता है। बाद में ए बी को मारता उकाड़े में, तो उकाड़े के अंदर भी जो बी के घर वाले हैं उसका ट्रायल करवा सकते हैं। तो ये सीरीज ऑफ क्राइम डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर कमिट हो रही है। तो ये सीरीज ऑफ क्राइम इस सेम ऑफेंस की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करती। सेम ऑफेंस के लिए जरूरी है कि ए और बी इनके दरमियान में जो सीरीज ऑफ कनेक्शन है वो सेम जगह के ऊपर हुआ हो, सेम टाइम के ऊपर हुआ हो और एक ही सीरीज हो, कनेक्टेड चैन की सीरीज एक ही हो उसकी। सेम फैक्ट, ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑफ द थेफ्ट ऑफ एनिमल बार्ड इज सब्सिक्वेंट ट्रायल ऑफ द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ ऑफ सब्सिक्वेंट किलिंग ऑफ डेड एनिमल। A person tried for using criminal force cannot be tried for hurt or same fact। सेम फैक्ट से मुराद ये है कि सेम ऑफेंस और सेम फैक्ट, मतलब फैक्ट भी सेम हो। अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया है तो ये ऑफेंस तो सेम है, और उसके बाद वो उसे चोरी भी करता है, तो ये जो फैक्ट है ये डिफरेंट होगा। चोरी एक अलग फैक्ट है, ऑफेंस जो कत्ल है ये एक अलग फैक्ट है। तो सेम ऑफेंस के साथ साथ सेम फैक्ट का होना भी जरूरी है। एनी अदर ऑफेंस फॉर विच अ डिफरेंट चार्ज माइट हैव बीन मेड where a person charged under section 302 PPC and no charge under section 304 were framed, second trial under section 304 are barred। देखिए यहाँ पर 302 और 304 का जिक्र किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ही शख्स के साथ दो जुर्म करता है जी, उसके साथ 304 एक और जुर्म है, 302 और जुर्म है, तो अगर उसका 302 मतलब एक बड़े जुर्म के अंदर अगर उसका ट्रायल हो गया है, 304 उसी के अंदर मर्ज हो गया, जब भी दो जुर्म कमिट होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, तो जो छोटा जुर्म है वो बड़े के साथ ही डील किया जाएगा, वो बड़े के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। अब उस छोटे का अलग से ट्रायल की जरूरत नहीं है, ना ही उसका अलग से ट्रायल हो सकता है। जब वो छोटा बड़े के साथ कनेक्ट हो गया तो देन बड़े का जो ऑफेंस का जो ट्रायल है वो ही बड़े ऑफेंस का ही ट्रायल किया जाएगा। जो छोटा ऑफेंस है उसके ट्रायल की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही उसका ट्रायल किया जा सकता है। 403 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस्ट जुडिकाट एटसेट्रा। एक्सेप्शन, इस्तिस्ना कहाँ है, कहाँ पर ऐसे केसेस जहां पर डबल जेपर्डी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता। डिस्टिंक्ट ऑफेंस, जहां पर दो मुख्तलिफ जुराइम हो, दो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो जुराइम है उनकी जगह चेंज है, सेम ऑफेंस नहीं है, सेम फैक्ट नहीं है, एक से ज्यादा जुराइम है, या एक शख्स के अलावा उसने कई और लोग जुर्म कमिट किए हुए हैं, तो वो सेम ऑफेंस या सेम फैक्ट की ट्रांजैक्शन के अंदर फॉल नहीं करेगा। सेक्शन 4 and 5 एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट ऑफ सेक्शन 307 PPC, counterfeiting coin distinct from section 240 PPC,
थेफ्ट सेक्शन 379 पीपीसी, अफीम सेक्शन 9, मतलब ये तमाम जो डिफरेंट जुराइम है, तो अगर एक शख्स चोरी भी करता है, अफीम की भी सौदागरी करता है, मुंशियात का काम करता है, तो ये डिफरेंट जुराइम है। तो वहां पर ये नहीं कि उसके पास उसके लिए एक ही जुर्म का ट्रायल किया और बाद में जी इसको सजा दो या जजा दो, उसके बाद कोई और जुराइम नहीं होंगे। नहीं, जो डिफरेंट जुराइम है उनके ट्रायल, उनके चार्ज अलग से उसके ऊपर इन्फोर्स होंगे। हर्ट एंड एफ्रे, लड़ाई झगड़ा करना, हाथापाई करना। डिफरेंट ऑफेंस 403, डायरेक्ट consequence not known to the court but in case where they are in knowledge then the exception is not a track। डिफरेंट ऑफेंस, जहां पर ऑफेंस डिफरेंट है, एक जुर्म दूसरे जुर्म के साथ मुमासलत नहीं रखता, या एक जुर्म की जो सीरीज है वो दूसरे जुर्म से अलग है, एक जुर्म कहीं और की, मतलब जहां पर भी जुराइम एक से ज्यादा है या डिफरेंट है, सेम सीरीज नहीं है, एक ही टाइम पर एक ही जगह में एक ही शख्स के साथ उसने जुर्म नहीं किया, तो जहां पर डिफरेंट सीरीज है वहां पर भी ट्रायल अलग से उसके इन्फोर्स होंगे। इनकम्पिटेंट कोर्ट, जो कोर्ट है वो कम्पिटेंट नहीं है, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, वो कोर्ट सिविल थी, उसने क्रिमिनल केस सुन लिया, या वो क्रिमिनल कोर्ट थी उसने सिविल केस सुन लिया, या कत्ल का केस सेशन जज ने सुनना था, मजिस्ट्रेट ने लिया, तो किसी भी लिहाज से जो इरेगुलरिटीज वहां पर कमिट हुई हैं, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी, वो इनकम्पिटेंट थी, तो इस दौरान भी दोबारा से केस रीट्रायल करवाया जा सकता है, तब वहां पर डबल जेप्टी का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट लिटिगेशन where accused equated mischief on the ground of tree in respect of offense was committed was on, अगर किसी शख्स के ऊपर इल्ज़ाम हो मिसचीफ का, तो बाद में पता चला कि वो जो दरख्त उसने काटा, उसे सेल किया, तो वो उसकी अपनी ही प्रॉपर्टी थी, तो दोबारा से भी उसके ऊपर ट्रायल किसी थेफ्ट का या सेम ऑफेंस के ऊपर उसके ऊपर ट्रायल नहीं किया जा सकता। ये इन केस ऑफ इनवेक्विटीज़, किसी डाउट की सूरत में समटाइम इस तरह के केसेस जो है वो आ जाते हैं कि एक ही शख्स के ऊपर, जनरली ये जो केसेस हैं ये अवाम नास की तरफ से नहीं होते, ये अगर आप लोगों ने नहरी डिपार्टमेंट देखे हो, वाइल्ड लाइफ देखा हो, तो ये जो वाइल्ड लाइफ की बेसिकली या जो नहरी डिपार्टमेंट है, इनके दायरे इख्तियार में आता है कि जो नहर के आसपास दरख्त लगे हुए हैं ये इनकी मलकियत है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के केसेस आ जाते हैं कि अगर किसी शख्स ने अपना दरख्त को अपनी ज़मीन से काट लिया और नहरी इलाके ने ये क्लेम किया कि ये इलाका तो ये ज़मीन तो हमारे हदूद में पड़ती है, तो आपने चोरी की है, आपने हमारे दरख्त को काटा है, तो इस दौरान जब दोबारा से कोर्ट में केस जाता है, कोर्ट उसकी मेजरमेंट करवाती है और वो प्रॉपर्टी उस शख्स की ही एक्चुअल निकलती है, तो वहाँ पर बेसिकली ये उस जो एक्ट है, ये बेसिकली ये उस एक्ट से डील कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी दोबारा से ये रीट्रायल नहीं करवाया जा सकता या नहीं किया जा सकता। वे आर बार अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर सेक्शन 403 नॉट अट्रैक्ट where there is nothing to indicate that accused was being prosecuted same offense and the same respect of the same। जहां पर ये इंडिकेट ना हो, ये इशारा ना हो, ये इस चीज़ की नॉलेज ना हो कि ये अक्यूज इस सेम फैक्ट में, सेम ऑफेंस में इससे पहले प्रोसिक्यूट हो चुका है, इसके खिलाफ मुकदमा चल चुका, तो वहां पर 403 जो है ये अट्रैक्ट नहीं करता, वहां पर अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ इशू एस्टॉपल, ये एस्टॉपल के साथ डील नहीं करता। एस्टॉपल एक समथिंग इंडिपेंडेंट डॉक्ट्राइन है और डबल जेपटी इंडिपेंडेंट डॉक्ट्राइन है। व्हाट टाइम टू टेक प्ली, कब प्ली ली जा सकती है? प्रॉपर टाइम टू टेक प्ली अंडर सेक्शन 403 व्हेन द अक्यूज इज कॉल्ड अपॉन द प्लीड बट प्ली ऑफ द बार अंडर सेक्शन कैन बी रेज एट एनी स्टेज। किसी भी जगह के ऊपर अक्यूज या उसका कंसर्न पर्सन, उसका वकील, एडवोकेट, किसी भी जगह के ऊपर कोर्ट में ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ये प्ली ले सकता है कि जनाब माय लॉर्ड ऑनरशिप यूर ऑनर, ये केस ऑलरेडी सुना जा चुका है कॉम्पिटेंट कोर्ट की तरफ से और उसका फैसला भी आ चुका है, और ये फैसला भी साथ में अटैच करना ज़रूरी है ताकि कोर्ट के पास ये सेटिस्फेक्शन हो कि वाकई इस केस को ऑलरेडी सुना जा चुका है। ड्यू प्रोसेस इन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।